नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो जय भारत, मच। जय श्री राम। जय भारत, जय श्री राम। लेकिन ये बताइए, वैसे तो हमने आज की इस डिस्कशन का टॉपिक ये रखा था कि मोदी के जो 3 त्रिदेव हैं वो किस तरह से बुलडोजर पर सवार होकर आए, लेकिन जो कुछ संसद पर जो हंगामा हुआ, जो हमला हुआ, उसके बाद जो टीका टिप्पणी आ रही है खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से, मुझे लग रहा है पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। सुमित जी, राहुल ने आज ये फरमाया कि ये तो बेरोजगार थे इसलिए अंदर घुस गए, इन पर तो रहम करना चाहिए। अंजू जी, 2 दिन हो गए जब ये हमला हुआ था, आतंकी हमला इतना बड़ा। 2 दिन के बाद इन्हें समझ आया कि हमने स्टेटमेंट क्या देना है, क्योंकि 2 दिन के बाद कुछ सूंघते हैं, उसका असर खत्म हो गया होगा। अभी उनको थोड़ी सी अकल आ रही है, या अपनी सेंसेस में दोबारा आने शुरू हो गए, क्योंकि वहां पे तो फ्रीज हो गए थे जब ये आतंकी इतना बड़ा हमला हुआ था। और ये जो बोल रहे हैं कि बेरोजगार थे, भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब ये सारे स्टेट्स हार रहे थे तब ये बेरोजगारी का इन्होंने नारा लगाया था। उसके बाद ये कर्नाटका और हिमाचल जीत गए तो बेरोजगारी का नारा इनका खत्म हो गया था। अब दोबारा से इनका एटीएम मशीन छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गया, राजस्थान हाथ से निकल गया। अब ये दोबारा से वही मिलाप इन्होंने रोना शुरू कर दिया, बेरोजगारी। रीजन एक तो ये है कि खुद बेरोजगार होते जा रहे हैं हर एक स्टेट में से। मैं दाद देता हूं राजस्थान वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को, मध्य प्रदेश वालों को कि आपने इन इंटरनेशनल चोरों को बेरोजगार कर दिया। पहली बात तो ये राहुल गंदगी, ओहो हो, आपने बोला था गंदगी नहीं बोलना, ये राहुल गांधी एंड फैमिली को, इनको आपने बेरोजगार कर दिया। दूसरा, जो ये बार बार बोल रहे हैं बेरोजगारी, ये इसलिए है, मैंने कई शोज में इसके बारे में उल्लेख किया है कि यूथ मोदी जी को सपोर्ट करता है, उन्हीं को वोट करता है, और ये उनके दिमाग में बार बार ये बात डालने लगे हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो है अब इन्होंने अपने हथियार उठा लिए हैं और पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक करने की बात कर रहे हैं। ये और कुछ भी नहीं है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। इन्हें भी मालूम है इन्हें 10 सीटों से भी कम मिलने वाली हैं इस बार रोज लोकसभा की सीटें जो हैं, इसलिए मरता क्या ना करता, क्योंकि इन्होंने जैसे इलेक्शंस के अंदर बोला था ये हम इट इज अवर डू एंड डाई पोजीशन, तो डाई तो हो गया इनका, डू ये कर नहीं सकते। तो इनको लगता है कि भाई, तभी मैं बोलता हूं इनको बार बार, गंदगी वाली फैमिली ये गंद ही डाल सकती है, इसलिए अभी इन्होंने है कि रायता फैला दो, स्यापा डाल दो पूरे कंट्री में, और यूथ जो है एक दूसरे के गले में पड़ने लग जाए कि भैया हमारी जो जिंदगी है वो खराब हुई है बिकॉज ऑफ मोदी जी, और कुछ भी नहीं है, भ्रमित करने का तरीका है। और गंदगी कैसे फैलाते हैं, कोई राहुल गांधी से सीखे। रविंद्र जी, जिस दिन ये 0 आवर में लोकसभा में हुआ था, 2 युवक कूद गए थे वेल में, तो उस वक्त तो राहुल गांधी मौके पर ही मौजूद थे, किनारे पर खड़े थे। कांग्रेस के नेताओं ने कहा देखो जननायक सीना तान के खड़ा है, हंगामा उधर हो रहा है, जननायक उधर खड़ा था। लेकिन जननायक 3 दिन बाद जागता है कि उसे क्या स्टेटमेंट देना है, बड़ा सोच विचार करके। जबकि ये लोग तो वो हैं जो तुरंत चाह रहे हैं कि गृह मंत्री बयान दे, प्रधानमंत्री बयान दे, लेकिन जननायक जो है वो 3 दिन बाद जाग रहा है। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी 3 दिन बाद क्यों जागे? वो तो मौका वारदात पर मौजूद थे, 0 आवर में संसद के अंदर थे, लोकसभा के अंदर थे, खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे, तो इतना वक्त क्यों लगा दिया उन्होंने रिएक्ट करने में? एक्चुअली वो हक्के बक्के रह गए थे जब वो कूदे, तो चूंकि उनकी टूल बीट का हिस्सा थे, उन्हीं की कोटरी ने सारा इंतजाम किया था, तो उनको ये लग रहा था कि ऊपर से कूदते हुए ये नहीं कहते कि हाय राहुल भैया, हाउ आर यू, कैसी रही। तो सबसे पहले तो वो भौचक्का रह गए एकदम, कि कहीं एकदम मेरा नाम नहीं ले लें। आप उसकी पोजीशन देखिए, बिल्कुल भौचक्का खड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया, मेरा नाम ना ले दे। और दूसरा, वो एक तो जो वहां अमेरिका में भी कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ाए थे, तो वो ड्रग्स तो लेते ही हैं, जैसा सुमित जी ने बताया कि भाई वो ड्रग्स के नशे से 3 दिन बाद जागे हैं। या उनके साथ जो इस समय जो कम्युनिस्ट लॉबी लगी हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो जेएनयू की जो फौज है गुंडे बदमाशों की, उनको 3 दिन बाद समझ में आया होगा कि अब मुद्दा कौन सा उछालना है। इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे समझदार जितने लोग थे सारे कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। तो जो बचे हैं लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश दुनिया भर के जेएनयू के, वो सारे लोग वो भी हतप्रभ रह गए कि इसमें क्या रिएक्शन दें।
और एक तथाकथित पत्रकार जो उनकी आईटी हेड हैं, कुप्रिया क्रूनेथ, मैंने उनका नाम रखा है कुप्रिया क्रूनेथ। तो वो कुप्रिया जी को भी समझ में नहीं आया, 3 दिन बाद उन्होंने कुप्रिया जी ने कुछ कहा, तो ये सारा मतलब उनको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे लें। पहले तो वो प्रधानमंत्री को घसीटना चाहते थे, क्योंकि संसद की सुरक्षा की जवाबदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को लोकसभा अध्यक्ष कहें कि इसमें ये सुधार की जरूरत है, तो वो फिर सरकार करती है। तो ये गृह मंत्री को मतलब ये हर बार इनका एक प्लान रहता है, हर सेशन के पहले कोई एक ऐसा मुद्दा उछला है जिससे सेशन ना चले, काम ना हो, और इनको ब्लेम करने का है कि सरकार 10 साल चली और उन्होंने कोई काम नहीं किया। पर सरकार भी बहुत होशियार है, वो अपने बिल पास करती रहती है, हल्ला मचाते रहते हैं और सारे बिल पास हो जाते हैं। जी। पर सुमित जी, अभी जो ललित झा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, एक महेश भी गिरफ्तार हुआ है, इनके तो इरादे बड़े खतरनाक थे। ये 7 कैनिस्टर अंदर लेकर गए थे और ये तो वहां आग लगाना चाहते थे। ये सारे खुलासे हो रहे हैं, तो ये तो एक तरह से आतंकवादी हमले की श्रेणी में आ गया ना सब कुछ। देखिए, वो क्या करना चाहते थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। इश्यू ये है कि वो करना चाहते क्यों थे, या उनसे करवाने की जो साजिश है वो क्यों करवाई गई। भाई, आपको भी मालूम है कि कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे आपको भी मालूम है जो ऑपोजिशन है या कांग्रेस है, इनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पर्दाफाश करना है या उनको ढक के रखना है। अब इन्होंने बुर्का उतार लिया, लेकिन अपनी करतूतों के ऊपर तो बुर्का डालना है, क्योंकि ये साड़ी सूड़ी डालने वाले तो लोग हैं नहीं, आपको मालूम ही है इनके कैसे इरादे होते हैं। पहली बात ये, 370 के ऊपर इनको बड़ी होप थी कि 370 का मामला ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी ही फेवर करती है, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करके दोबारा से इंप्लीमेंट करने की बात कर देगी। लेकिन ये मोदी हैं, कच्ची गोलियां खा के नहीं आए। बेशक हो सकता है बचपन में मोदी जी ने गोलियां खेली हों, बंटे खेले हों, लेकिन उसमें भी जीतते होंगे। और वही काम इन्होंने 370 के मामले में किया। इतनी पुख्ता जो इन्होंने पूरा पॉलिसी बनाई थी कि की मिस्टेक तक सुप्रीम कोर्ट नहीं ढूंढ पाई, और उसके बाद उन्हें उसको पास ही करना पड़ा कि यस, एवरीथिंग इज मोर देन परफेक्ट। इसलिए कांग्रेस का मुंह काला हुआ उसमें। इन्होंने बड़े प्रॉमिसेस दिए थे मोमिन्स को कि भैया हम 370 लेके आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारी ही बात सुनेगी। वो काम नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के ऊपर दोबारा से काज गिरने वाली है, आपने देख लिया। इनका एक मंत्री 400-500 करोड़ उसके घर से मिला है, अभी तो सोने की ईंटें निकल रही हैं, पूरा महल ही सोने की ईंटों से बनाया हुआ था। एक छोटा सा एमपी, उसके घर से इतने पैसे मिले हैं। भाई, मैं अगर लिस्ट बनाने लगूं तो राजस्थान में जितने भी इनके माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अब वो माफिया जो हैं वो इनके गले पड़ रहे हैं कि भैया आपने तो हमें क्रिएट किया, आज हमारे घर के ऊपर बुलडोजर है, आप बोलते भी नहीं है। एमपी में यही हाल है। जितने भी इनके चाहने वाले मीट की शॉप्स पूरे शहर में, पूरे सिटी में, पूरे स्टेट में खोलकर बैठे हैं, वो बंद हो रही हैं। भाई, इनका एक एक करके एटीएम मशीन बंद होती जा रही है, और जिनके सहारे पे ये गवर्नमेंट में आते हैं वो भी सारे इनसे नाराज हैं। और आखिर में जो हिंदू है, जो सोया हुआ था, वो जाग रहा है। आपने देखा होगा 30-40% से ज्यादा वोटिंग होती ही नहीं थी, अभी 75%, 80% होनी शुरू हो गई है। दैट मीन्स हिंदू को समझ आ गया, अगर हमने वोट करने बाहर नहीं गए हमारे गले कटेंगे। और ये दुख का कारण है कांग्रेस का। इन सारी चीजों को ढकने के लिए अब उन्होंने ये षड्यंत्र रच दिया ताकि हिंदुओं के दिमाग में, यूथ के दिमाग में एक बात आए कि यूथ इससे नाराज है मोदी जी से। और मोदी जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है बॉर्डर के ऊपर कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती। भाई, पार्लियामेंट तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बॉर्डर को क्या प्रोटेक्ट करोगे। और लोगों ने ये बातें बोलनी शुरू भी करी हैं। बेशक वो 0.5%, 1% बेवकूफ हिंदू हैं जो हमेशा ही छोटी सी बात पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरी जगह अपने सपोर्ट दिखाना शुरू करते हैं। इन बेवकूफ हिंदुओं के लिए ही ये सारा काम किया गया था, और उन्होंने अपना जो काम करना था उसमें कामयाब दिखते भी हैं आज की डेट में। बिल्कुल, जो जिस तरह का रिएक्शन था, हम पिछले 3-4 दिन से लगातार इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं सुमित जी, और देखो ना, लोग लिखते हैं, कमेंट करते हैं। एक प्रफुल्ल देशमुख जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि लिब्रांडो आतंकवादियों को भगत सिंह कहकर बुला रहे हैं, ये हो क्या रहा है? सुमित जी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जितने भी कह रहे हैं ना भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर हैं ये सब। देखिए, जो कांग्रेस है उनके लिए तो ये भगत सिंह मूवमेंट ही है।
भाई उसके बाद उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी ब्रिटिशर्स की। अब इनको लगता है कि इस भगत सिंह मूवमेंट के साथ अब मोदी की गवर्नमेंट भी गिरने वाली है। इनके लिए तो इट इज म्यूजिक फॉर देयर ईयर्स कि भाई इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। इसलिए इन्होंने इनको भगत सिंह बोल दिया। रीजन बीइंग, भारत में हर बच्चा भगत सिंह बनना चाहता है। ये तो आप भी मानती हैं कि हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट है भगत सिंह के लिए। इसीलिए बिल्कुल। अगर आप केजरीवाल बोल दिया, केजरीवाल को भी देखिए, उसने भी जब पंजाब जीता था तो उसने वहां पर भी भगत सिंह का ही नाम लिया था कि हम भगत हम्म। सिंह। अब तो फोटो कांग्रेस लगा ने के भी बैठे थे। अब कांग्रेस ने भी वही फॉर्मूला कॉपी कर लिया। पहले 200 यूनिट फ्री दे दिए, बस की टिकट फ्री दे दी। सेम फॉर्मूला जो उसने वहां पर पंजाब में, दिल्ली में इंप्लीमेंट किए थे, वही कांग्रेस करती जा रही है। उन्होंने भगत सिंह को अपना हीरो दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने भी, क्योंकि खुद के पास तो अकल है नहीं। 52 की एज में जो है, बीच में डॉट लगा लीजिए, तो उतनी एज का दिमाग है इनका, 5.2 ईयर्स का। तो इसीलिए वो सारा कुछ दूसरों से कॉपी करते हैं। इन्होंने अब वही भगत सिंह मूवमेंट शुरू कर दिया, ताकि जो ये क्रांति शुरू हुई है पार्लियामेंट के अंदर हरकत करने के बाद, पूरे भारत में ये क्रांति शुरू हो। तो ये बोले जी, ये तो देखो भगत सिंह है सारे, ये तो सारे दुखी हैं मोदी से, ये तो मोदी को लठ से मारने वाले हैं। जो उन्होंने 3 साल पहले बोला था कि मोदी को डंडे लगेंगे 6 महीने के बाद, अब उन्होंने वो मूवमेंट शुरू कर दिया कि आखिरी 6 महीने में हम गवर्नमेंट को इतना तंग कर दे कि ये गवर्नमेंट काम कर ना पाए। और लोगों के दिमाग में है, देखिए जी, पूरे कंट्री में आग लगी पड़ी है, क्योंकि मोदी के खिलाफ है। और कुछ भी नहीं है। दिस इज अ भगत सिंह मोमेंट, नॉट फॉर द कंट्री, बट फॉर राहुल गांधी एंड हिज फैमिली। रविंदर जी, आपको क्या लग रहा है? पहले तो इन्होंने शायद ये सोचा कि इस तरह का हंगामा होगा संसद के अंदर तो सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पोल पट्टी खुल रही है, ये ललित झा है या दूसरा एक लड़का और जो पकड़ा गया है, इस जिस तरह की बातें जांच एजेंसी के सामने खोल रहे हैं, उससे तो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बैकफुट पर चला गया। इसीलिए डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये तो बेरोजगार है, हताश है, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो इस देश में क्या जितने भी बेरोजगार है उन सबको संसद में कूद जाना चाहिए? क्या ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी को जो टूल किट मिली थी वो आईएसआई ने बना के दी थी पाकिस्तान में। आप याद करिए, ब्रिटेन गए थे और लंदन में इनका एक मीटिंग हुई थी जिसमें आईएसआई का जो एजेंट है वो इनके साथ में था, और वहीं से वो केरोसिन शब्द का इजाद हुआ था। केरोसिन इंडियन मिलिट्री यूज नहीं करती है, किसी और मुल्क की मिलिट्री केरोसिन यूज नहीं करती है, कोई एजेंसी यूज नहीं करती। केरोसिन पाकिस्तान में ही यूज किया जाता है। तो केरोसिन जो शब्द आया है वो पाकिस्तान की आईएसआई से आया है। तो वो केरोसिन कह रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन चला, एक माचिस लगाने की जरूरत है। ये माचिस लगाने की बहुत कोशिशें करेंगे पर कोशिशें सफल नहीं होगी। ये एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर ये इन्होंने जो केरोसिन फैलाया और ये सोच रहे हैं आग लग जाएगी, वो संभव नहीं है। और अभी आप जनवरी तक रुक जाइए, जनवरी पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। थोड़ा सब्र रखिए। और अभी तो ये जो आज से इन्होंने चंदा अभियान शुरू किया है कांग्रेस ने। 138 साल पुरानी पार्टी है और हम लोगों के पास पैसा नहीं है। क्राउड फंडिंग जो ये कर रहे हैं, तो ये इनके पास जो ब्लैक मनी इकट्ठा है उसको व्हाइट करने का टोटका है ये। कांग्रेस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सोनिया के पास कोई कमी नहीं है, राहुल के पास कोई कमी नहीं है। कन्हैया कुमार ने 138 रुपए दान दिया है, मैंने देखा उनका, उन्होंने 138 रुपए दान दिया है। तो क्योंकि कांग्रेस 138 साल की बुढ़िया हो गई है तो उन्होंने 138 रुपए दान में दिए हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि आप हमको दान दें। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इनको एक पैसा दान मत देना, ये अपनी ब्लैक मनी व्हाइट करने के चक्कर में है। और ये जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लैक मनी वाया रूट होते हुए दुबई इनके अकाउंट में आ जाएगी और ये क्लेम करेंगे कि हमने क्राउड फंडिंग से इतना पैसा रेस किया है और पब्लिक हमको आज भी देखिए चाहती है। जी सर, कांग्रेस के तो एटीएम बंद हो गए ना। आप देखो, जो सबसे बड़ा एटीएम था ये धीरज साहू, इनकी तो सारी पोल पट्टी खुल गई, 353 करोड़ है। अभी तो उसके अलावा घर में पता नहीं कहाँ कहाँ छिपाए गए हैं। सुमित जी तो कह रहे हैं ईंट से बना हुआ, सोने की ईंटों से इनका घर बना हुआ है, अभी तो घर भी गिरेगा। लेकिन पोल पट्टी तो खुल रही है और इसीलिए ये लोग बैकफुट पर आ गए। और आप ये देखिए, एक दर्शक और है महेंद्र केवलिया जी, सुमित जी लिख रहे हैं, क्योंकि देखो लोग आहत हो रहे हैं कि जिन लोगों ने संसद के अंदर जाकर ये हंगामा किया उनका कंपैरिजन हो रहा है भगत सिंह के साथ। तो वो लिख रहे हैं कि ये बहुत ही गलत बात है और
सनातनी 2024 में इसका जवाब इन सबको देंगे जो ये सब कर रहे हैं। सुमित जी। देखिए, महेंद्र जी ने बात करी है, हमने पहले बात करी। इनका दर्द यही है, हिंदू जाग रहा है। इन्होंने बात करी, मैं हिंदू बोलता हूँ, एक्चुअली में वो सनातनी वर्ड इन्होंने सही बोला है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। इट इज नॉट हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है अपने देश को बचाने के लिए। भाई अगर बात सुनिए, चाइना जैसी कंट्री में बैठा हूं मैं, जहां पर यूट्यूब चलाना और यहाँ के लिए वीडियोस बनाना इम्पॉसिबल है। मुझे 7 साल की जेल हो सकती है इसके लिए, जब भी गवर्नमेंट कभी मेरे ऊपर हाथ डालेगी। मैं फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। भगत सिंह हम हुए कि वो लोग जिन्होंने पैसे लेकर एक ब्रांडुओं के पीछे लगकर उन्होंने ये अटैक कराने की बात करी है या वहां पर धुआं करने की बात करी है। आप सोच के देखिए, यही सनातनी है जो जाग रहा है, और यही सनातनी जब जाग रहा है और कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा, इसीलिए दर्द है। मैं कितने आज भी मैंने वीडियो बनाया कि मोदी जी को 24 में इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। ये हिंदू बोल रहा है, सनातनी नहीं बोल रहा। जो सनातनी है वो बीजेपी को ही वोट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी ही इस देश को अब बचा सकती है, हिंदुओं को बचा सकती है। लेकिन हिंदू है जो जो अभी भी सनातनी नहीं बना, वो अभी भी कांग्रेस को वोट करता है 30-40%। और यही यही प्रॉब्लम है इस भारत की। जो महेंद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, सनातनी इनको जवाब देंगे। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, कांग्रेस के पास 10 से भी कम सीटें आनी चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि ये जो मोमिन्स को इतनी सपोर्ट करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। भाई टैक्स हम पे करते हैं, मोमिन ना तो इनकम टैक्स पे करता है, ना वो जीएसटी पे करता है, 2 नंबर में काम करते हैं। और उसके बाद उसमें से भी इनकम में से 10-20% वो जिहाद के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इसको एक इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। आपका इनकम टैक्स उनको सब्सिडी देने के लिए यूज में आता है। यही चाहते हो आप? 1000 साल से तो ये कुछ आपके साथ होता रहा, अब चॉइस आपकी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति तो हमने देखी है और तकलीफ भी इस वक्त हो रही है। और अगर हम बात करें रविंदर जी आपके राज्य की, तो वहां तो योगी राज 2 नजर आने लग गया है। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला है बुलडोजर पर सवार होकर, उससे तो बहुत से लोग इस वक्त डरे सहमे बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी बुलडोजर चल रहा है। रेत माफिया पर भी नकेल कस दी है उन्होंने। बिल्कुल, रेत माफिया पे नकेल कस दी है। जो खुले में मांस अंडे बिकते थे उस पे रोक लग गई है, और अपराधियों को वार्निंग दे दी गई है कि जिनकी बेल बार बार कोर्ट देती है, ऐसा कुछ प्रोविजन करें कि ये जो बेल पे बाहर घूम रहे हैं सब वापस अंदर जाए। तो ये 3-4 बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और रेत माफिया पे खासतौर से मैं बात करना चाहूंगा। रेत माफिया जो है, प्रशासन के संरक्षण के बिना चल नहीं सकता। कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, ये बिना सरकारी संरक्षण के चल नहीं सकता है। तो पिछली सरकार में इनको काफी प्रश्रय मिलता रहा है। और आपने सुना होगा ट्राइडेंट ग्रुप पे छापे पड़े थे, जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है इंडिया का, उस पे छापे पड़े थे। उसकी एक ब्रांच यहाँ पे बुधनी में भी है। अब आपको ये बता दूं मैं कि बुधनी में एक होटल है, किसी बहुत बड़े नेता का है। अब वो भूतपूर्व हो गए, अब बड़े नेता नहीं रहे हैं। तो उन भूतपूर्व नेता का होटल है, तो ट्राइडेंट ने बतौर गेस्ट हाउस उस होटल को लिया, और होटल का पूरे महीने का रूम का जो किराया होता था वो हर महीने उनको एडवांस देते रहे। उस होटल में उन्होंने ये कहा कि हमारे गेस्ट रुकेंगे। वो होता यही था कि कुछ और लोग आके रुकते थे, फिर वो पैसा दुबई से आता था और वाया ट्राइडेंट बुधनी के थ्रू जो लोग थे उनके पास वो पैसा जाता रहा है। तो सारा रेत माफिया वाला खेल चलता था। पैसा दुबई जाता था, दुबई से बुधनी आता था, और बुधनी से जिसके पास जाना था उसके पास जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो होटल है बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का होटल है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बीजेपी के पिट्ठू हो। भाई मैं किसी का पिट्ठू नहीं हूं, जहां गलत होगा मैं बिल्कुल बोलूंगा। तो किसी एक बड़े बीजेपी के नेता के सुपुत्र का होटल है, और आज की डेट में वो कम से कम 50,000 करोड़ के आसामी हैं, और वो अडवाणी ग्रुप को बिलोंग करते रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हटाए गए हैं, ये तीनों अडवाणी ग्रुप को बिलोंग करते थे, और उनको ये जवाबदारी सौंपी गई थी कि किसी ना किसी बहाने से मोदी को तंग करते रहे। तो मोदी जी ने इन तीनों को हटा दिया है। तो अब वो बात रही नहीं है कोई कि इनको मोदी जी को कोई छेड़खानी करेगा। और जो नई पीढ़ी आई है,
हर एक आदमी जो जैसे मैं हो गया हूं, तो मैं अपने पुत्र को अपनी संपत्ति दूंगा या अपने जो भी है वो सौंप के जाऊंगा। तो ये अब जब शिवराज आए थे तब वो भी कुछ नहीं थे, उनको कोई अनुभव नहीं था। इवन आप तो शिवराज को तो खैर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कुछ अनुभव था। मोदी जी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने, उनको संगठन का अनुभव था, उनको तो कोई प्रशासन का 0% कोई अनुभव नहीं था। तो जो लोग, हाँ, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को तो बिल्कुल अनुभव नहीं है, मोहन यादव तो खैर शिक्षा मंत्री रहे हैं, विष्णुदेव साय भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी का उदाहरण आपके सामने है कि अनुभव तो आदमी अपने आप लेता है, उसका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तीनों राज्यों में जो मोदी जी का गारंटी पत्र है वो सारे चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है कि आपको अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से आप प्लान बनाएं और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमको प्रोग्राम बना कर दें। तो ये पब्लिक के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम मुख्यमंत्री उस प्लान पे अपना काम शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी की हर गारंटी पूरी करूंगा। और मैंने तो सुना है कि तेंदुआ पत्ते के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, आदिवासी लोग, वनवासी लोग, उनके लिए भी उन्होंने 4000 पर बोरी का रेट फिक्स कर दिया है तुरंत पहली कैबिनेट की बैठक में, जो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और पीएम मोदी की गारंटी को ही वो लागू कर रहे हैं। लेकिन सुमित जी, आपको क्या लगता है, लोग तो सिर्फ योगी राज से ही डरते थे कि वहीं पर बुलडोजर चलता है। राजस्थान में भी लोग मांग कर रहे थे कि हमें योगी चाहिए। अब तो मोहन यादव जब आए तो लोगों को लगा था शायद यादव में थोड़े सॉफ्ट होंगे, हो सकता है वैसे ना करें, लेकिन उन्होंने तो अपने तेवर से दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश में भी योगी राज 2 शुरू हो गया है। यही हाल राजस्थान का हो रहा है, यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो इस्लाम खतरे में नहीं आ जाएगा? देखिए, पहली बात ये है कि आपने बोला कि यादव, भाई यहाँ पे तो शर्मा जी है, पंडित जी, ब्राह्मण। उसने आते ही क्या बोला है, दो चीजें, एसआईटी बैठेगी जो कि पेपर लीक को उजागर करेगी कि किसने किया। दैट मीन्स पिछला सीएम अड़के में आएगा, जो साहू के घर में पैसे मिले हैं अब इनसे भी कोई ना कोई हजारों करोड़ रुपए इनके घर से मिलने वाले हैं। साथ में बोल दिया एक्शन टास्क फोर्स, जितने गुंडागर्दी वाले बंदे हैं। कौन बोल रहा है? राजस्थान के शर्मा जी, पंडित जी, ब्राह्मण होकर भी वो बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जितने गुंडे हैं इन सबको पकड़ा जाएगा एंड वी आर गोइंग टू टेक देम टू टास्क। अब जो ये सारी चीजें हैं, और साथ में बुलडोजर भी हमने देख लिया राजस्थान के अंदर चलना शुरू हो गया है। सिर्फ एमपी की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है और एमपी में भी चल रहा है। दैट मीन्स इट इज नाउ योगी 1 2 3 4 10। ये पूरे भारत में योगी मॉडल ही चलेगा। और भाई इतना क्या है, आप तो भारत की बात कर रही हैं, इटली में हमारी मिलोनी, मैं हमारी बोल रहा हूँ, हमारी मिलोनी जी, उन्होंने भी वहां पर योगी जी से बुलडोजर मंगवाकर वहां पे चलाने शुरू कर दिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो योगी जी के बुलडोजर क्यों हैं, क्योंकि वहां पे भी वो भगवे कलर के ही बुलडोजर थे। तो मुझे लगा कि वो योगी से ही लिए होंगे, और तो कोई भगवे कलर का बुलडोजर चला नहीं सकता। तो ये मॉडल ही दुनिया में चलेगा। इटली में चलना शुरू हो गया। नीदरलैंड के अंदर जो नया प्रधानमंत्री है उसने भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, और इन्हें पकड़ पकड़ के कान से बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। हमें अपनी कंट्री में गंद नहीं चाहिए। ये नीदरलैंड बोल रहा है, इटली बोल रहा है, जर्मनी ने बोलना शुरू कर दिया, फ्रांस के अंदर गंद पड़ा हुआ है वो भी डाल के बाहर फेंकने वाले हैं। अब नंबर है भारत का। हमने सिर्फ बुलडोजर चलाया है अभी तक इनको बोलने के लिए कि बंदे ते पुत्र बन जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें कान से पकड़ के बांग्लादेश और बर्मा, जिस गंदे जगह से तुम आए हो वहीं पे वापस भेजने का हम इंतजाम कर लेंगे। उससे पहले पहले बंदे दे पुत्र बन जाओ। लेकिन मुझे लगता है ये लोग 1400 सालों से बंदे नहीं बने, अभी भी बनेंगे नहीं। पहला है कि इनके झुग्गी चौपड़ियां तोड़ी जाएंगी, उसके बाद पकड़ के इनको पकड़ पकड़ के कॉकरोचों को बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल अभी मोदी जी तो करने वाले नहीं है। ये जिस दिन योगी जी के हाथ में पूरी गेम आएगी, ये पेस्ट कंट्रोल तभी होगा। अभी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, इनको थोड़ा सा देखो सॉफ्टली बात की जा रही है, लेकिन हार्ड काम वही होगा जब योगी जी के पास पूरी कमान आएगी पूरे देश की। और लेकिन हर स्टेट में योगी का जो मॉडल है, या कॉपी करके, अब योगी 1 2 3 10 वो बोल रहा हूं, हर एक स्टेट में योगी टाइप बंदे बैठे होंगे, ताकि योगी जी ऊपर से कमान चलाएं और नीचे इंप्लीमेंट हो, और एक कॉकरोचेस को निकाल निकाल के बाहर फेंको। यही मॉडल है जो पूरी दुनिया में चलेगा। आप बोल रहे हैं कि ये डरे होंगे, ये डर अच्छा है।
ये डर अच्छा है। लेकिन रविंदर जी, मैं दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये भी समझाना चाहती हूँ कि ये सब कुछ नियम कायदे के हिसाब से ही हो रहा है। जो इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर बैठे हैं, वहां पर उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं, कागजात उनके पास नहीं है, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है ना। बुलडोजर उन्हीं लोगों के घरों पर चल रहा है जिनके पास कोई कागजात नहीं है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बाकी लोगों के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं ना। जी नहीं, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं चल रहे हैं। और देखिए, इस सत्ता परिवर्तन में एक फायदा जरूर मैं महसूस करता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट थे। तो ये जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से निकलेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि मोदी जी दिल्ली से डेप्यूट कुछ चीफ सेक्रेटरी वगैरह और कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज दिल्ली से राज्यों में भेजेंगे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ताकि उनकी निगाह रहे, फिर से ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में ना फंसे। एक उदाहरण मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का देना चाहता हूँ। जी। जमीन में क्या होता है, नजूल की जमीन जो होती है, सरकारी जमीन जिसको बोलते हैं, पहले खतौनी होती थी। खतौनी वो होती थी जो बुक होती थी, पहले बही मिलती थी, उसको खतौनी बोलते थे। और अब जब कंप्यूटराइज होने के बाद वो खसरा हो गया है। तो इन्होंने जब वो कई लोगों की खतौनी की एंट्री नहीं की और उसको जमीन को सरकारी बता दिया, और वो सरकारी कब्जे में खसरा नंबर सरकार का हो गया। अब जब लोगों ने अपनी वो खतौनी लेके आए तो ब्यूरोक्रेसी ने उनसे पैसे मांगे कि सर इसको आप कर सरकारी रजिस्टर में चढ़ाने के लिए इतना पैसा लगेगा। ये उज्जैन से लेके तो मैं आपको नीमच, मंदसौर, हर जिले में ये हुआ है। और इवन भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी, उनके जो वारिस लोग रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा है ब्यूरोक्रेसी ने। उनके प्रकाश चंद्र सेठी के पिताजी राय बहादुर थे और बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके पास 50 एकड़ जमीन थी उज्जैन की, वो पूरी सरकारी कब्जे में थी। उसको उन्होंने सिंधिया से 1916 में 50,000 रुपए देके खरीदा था। अब 1916 के 50,000 रुपए सोच लीजिए कितने होंगे। बिल्कुल। और उन्होंने कागज नहीं, मतलब उसके एंट्री नहीं की और सरकारी जमीन बता दी। जब वो पेपर लेके गए तो उन्होंने कहा ठीक है सर, इसकी एंट्री करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और उसमें से अभी एक वर्तमान आईएएस महोदय हैं, वो किसी बड़े जिले के जिलाध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बीजेपी में रुक जाता है, कम होता है, पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कांग्रेसियों से मिली जुली, जो सरकार पहले आपने देखा होगा वाजपेयी जी के जमाने में कई लोग गालियां तो बहुत देते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जब उनकी सरकार बनती थी तो कुछ नहीं होता था, पूरी नूरा कुश्ती चलती रही। शिवराज के राज में भी एक कांग्रेसी नेता की के भतीजे की कंपनी को, जिसका एनर्जी के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, 600 करोड़ का इन्होंने ठेका दिया है। तो इसलिए जो शिवराज जी को हटाया है वो ठीक करा है। शिवराज जी के बस का रोग नहीं रहा था। 18 साल बहुत होते हैं किसी भी राजनेता के लिए। आपने गद्दी पे बैठ गए और जो ये लाडली बहना का रोना रो रहे हैं, तो ये इनके पिताजी का पैसा थोड़ी था, सरकार का पैसा आप दे रहे थे, बिल्कुल अपनी जेब से तो नहीं दे रहे थे। लाडली योजना आपकी अपने जेब से चालू करी क्या? आपने अपने घर से पैसा निकाला? लाडली बहना तो सरकार का पैसा था, आपने सरकार को कर्जे में डुबा के चले गए। मोदी जी इस रेवड़ी बांटने के सख्त खिलाफ थे। ये लोग मोदी की सुनते नहीं थे। तो मोदी को ये चाहिए कि भाई कर्जा ना हो सरकार पे और डेवलपमेंट के काम होते रहे। ये सारी चीजें दिमाग में रख के ही इन लोगों को बदला गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी, वक्फ बोर्ड को लेकर आजकल चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था ही है जिसने बहुत इलीगल तरीके से कांग्रेस राज में जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है और बड़ा लैंड माफिया बोला जाता है इसे। देखिए, पहली बात यह है कि तीसरी सबसे ज्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। एक भी जगह उन्होंने खरीदी नहीं है। जहां पे उंगली डाल दी कांग्रेस ने बोल दी ठीक है जी, ये आपकी हुई। और मेरी पंचोली जी के साथ बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है कि भाई वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था। ये सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए, और इनका तो ये हाल था कि ताजमहल के ऊपर भी इन्होंने बोल दिया ये जी हमारी है।
और कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उन्होंने बोला कि भैया शाहजहां अगर आपको देखे गए थे तो हमें बता दीजिए कहाँ पे कोई लिखत पढ़त कुछ तो होगा। आपने बोल दिया आपका हो गया, क्योंकि वो ताजमहल था, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो कोर्ट भी उसके अंदर एंटर कर गई। लेकिन हर रोज हिंदुओं के घरों के ऊपर भी ये उंगली डाल देते हैं कि भैया ये हमारी जगह है और आपको बाहर ये खाली करनी पड़ेगी। और वक्फ बोर्ड से कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने रूल्स ही ऐसे बनाए हैं। वक्फ बोर्ड को पूछा नहीं जाएगा कि भाई ये आप क्लेम कर रहे हैं आपकी है, आप रजिस्ट्री दिखाइए। जिसकी जगह है, ये रविंद्र पंचोली जी की पूरी डिटेल थी इस पे, जो मैं रिपीट कर रहा हूं अभी। जिसकी जमीन है उसको प्रूव करना पड़ता है कि मेरी जमीन है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और वक्फ बोर्ड के अंदर जाकर ही वो अपील करता है। और वक्फ बोर्ड उनको बोलता है भी ठीक है, तेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर तुझे अपनी जमीन वापस चाहिए तो पहले मुसलमान बन। दैट मीन्स वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन को हड़पने के लिए ही नहीं यूज होता, ये कन्वर्जन के लिए भी यूज होता है। और यही काम पिछले कितने सालों से कांग्रेस करती आई है, और ये खत्म होना जरूरी है। हिंदुओं को पता भी नहीं है कि भाई आपके मंदिरों की जगह भी जो है उन्होंने अपने नाम पे कर ली है, और उसका सारा चढ़ावा जो आता है वो सारा मोमिन्स को जाता है, जो आप ही के गले काटने के लिए यूज होता है। ये तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने आके आपकी आंखें खोलनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी कबूतर ऐसे हैं हिंदुओं में, अभी भी आंखें बंद करके बैठे हैं कि मोमिन नाम की बिल्ली आके उनको खाएगी ही नहीं। रविंदर जी, ये जो वक्फ बोर्ड है, मैंने इसके बारे में ये भी सुना कि इसमें जितने भी केस होते हैं वक्फ बोर्ड का अपना अलग से कोर्ट होता है। आदमी कोई भी दूसरी अदालत में जाकर अपील नहीं कर सकता अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है। मतलब देश के कानून के दायरे में आता ही नहीं है क्या वक्फ बोर्ड? नहीं, वक्फ बोर्ड के ने जिस जमीन पे कब्जा कर लिया उसकी कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती है। और एक वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें 7 मेंबर होते हैं, 5 वर्किंग मेंबर होते हैं, एक सर्वेयर होता है और एक ऑफिसर होता है जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो ये जो 5 मेंबर होते हैं ये भी सारे मुस्लिम होते हैं। सर्वेयर होता है जिसको मुतवल्ली कहते हैं, वो भी मुस्लिम होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो भी मुस्लिम होता है। तो आप जब उनके पास जाते हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि ठीक है आपको जमीन चाहिए, जो मैंने सुमित जी को बताया था कि आप कन्वर्ट हो जाइए। इसको इवन आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। बताइए, और ये कब से चला आ रहा है? ये 1950 में सबसे पहले वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था। 1954 में उसको और पावर दी गई, और 1995 में ये सारी पावर दी गई है उसको। मतलब जिसको हम बहुत बड़ा ब्राह्मण और भारी पूजा पाठी धार्मिक प्रधानमंत्री मानते थे नरसिम्हा राव, वो 1991 का पूजा स्थल वो जो बना के गए हैं कानून, और ये सारे कानून नरसिम्हा राव बनाकर गए हैं। तो जिन लोगों को गलत फहमी है कि नरसिम्हा राव बड़े धार्मिक थे, तो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए सारा खेल खेल के गए हैं जो हम आज तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल, आप सोचिए ना, 1950 में ये बनाया गया वक्फ बोर्ड सुमित जी, इतनी पावर इसको दी गई कि देश की अदालतों में भी सुनवाई नहीं है, और फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ एक तबके को। और फिर आप ये देखिए, अभी तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला भी आ गया है। ईदगाह जो वहां पर मस्जिद है उसको भी सर्वे की इजाजत दे दी गई है। तो अब तो कम से कम 900 ऐसे मंदिर हैं जो कब्जा किए हुए हैं। हो सकता है उनमें बहुत सारे वक्फ बोर्ड की जमीन ही हो, उन्होंने उन पर भी कब्जा किया हो। कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। आपको लगता है कि इसके साथ ही? देखिए, शुरुआत हुई है, लेकिन विडंबना ये है, हिंदुस्तान की जगह, हिंदुओं की कंट्री, और हिंदू को ही कटघरे में जाकर अपील करनी पड़ती है कि भैया मेरी जगह को खाली किया जाए, या मेरी जगह को ये डिक्लेयर किया जाए ये जगह मेरी है। इससे बड़ी विडंबना की बात नहीं हो सकती। जो क्लेम करता है कि भाई ये जगह मेरी हो गई, वो ना तो किसी कटघरे में खड़ा होता है, ना उसे जरूरत है। उसी की अदालत में आपको भी जाना है, जिसने कब्जा किया उसी के पास आपको जाना पड़ता है, उसी की कोर्ट में बनाई हुई कोर्ट में, कि भैया ये जगह मेरी है। और वो बोलता है पीछे हट, मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया मेरी है तो मेरी है। और कैसे कानून है कांग्रेस के बनाए हुए। ओ हिंदुओं जो सुन रहे हो, आपको अकल आएगी कभी भी? आप सोच सकते हो आपके घर की जमीन वक्फ बोर्ड ले ले,
आप अपील भी कर नहीं सकते, आपको उन्हीं की कोर्ट बनाई हुई कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको सुनवाई होती नहीं है, आपके मुंह पे हंसते हैं वो। कहाँ बैठ के हो? पाकिस्तान में ये काम नहीं हो रहा, बांग्लादेश में नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेसियों ने रूल्स ही ऐसे बनाए हैं कि आपके एक एक करके घरों को खाली करके को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया जाए। कश्मीर में यही काम किया, केरला में किया, वेस्ट बंगाल में किया, अभी कर्नाटका में शुरू हो गया, हिमाचल में वहां पर मोमिन नहीं थे, वहां पे मोमिन भर्ती करने शुरू कर दिए गए हैं। कहां तक भागोगे? अभी भी अकल अगर है थोड़ी सी आ जाए आपको ये वीडियोस देखने के बाद, अपनी अकल खोलो और ये कांग्रेसियों से पीछा छुड़ाओ परमानेंटली। रजत राणा है, वो लिख रहे हैं हार्ड रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड व्हाइल मोदी जी इज रूलिंग। क्या बोलते हैं आप सुमित जी? एग्रीड, 100% एग्रीड विद इट। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ 400 प्लस मोदी एंड कंपनी के पास आनी चाहिए, ताकि 2/3 मेजोरिटी आए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दें। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का सबसे पहला तरीका है, आप इंडिया को भारत बना दीजिए। दिस इज नॉट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दिस इज रिपब्लिक ऑफ भारत, एंड दैट्स इट। जैसे ही आप रिपब्लिक ऑफ भारत बनाएंगे, आपके बहुत ऐसे स्तंभ हैं जो इन्होंने क्रिएट करे हुए हैं कांग्रेस ने, वो सारे गिर जाएंगे। आपको हर चीज चेंज करनी पड़ेगी। आप सारी बुक, जो हमारी इंडिपेंडेंस की बुक है, वो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन आप इंडिया से भारत बनाएंगे। ये कलोनियल जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे खत्म, ये कलोजियम सिस्टम खत्म, एवरीथिंग हैज टू फॉल डाउन। और उसमें सबसे बड़ा है ये वक्फ बोर्ड, जो हमारे सिर के ऊपर कांग्रेस ने रखा है। एक एक करके ये सारे के सारे पिलर्स जो इतनी मजबूती से कांग्रेस ने खड़े किए हैं, इनको ध्वस्त करने का टाइम उसी दिन आएगा जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। उसके लिए 2/3 की मेजोरिटी पॉसिबल है, आ सकती है। ये इस वक्त मोमेंटम भी है, बस हिंदू को जागने की जरूरत है। बिल्कुल हिंदू को जागने की जरूरत है और हिंदू को सावधान रहने की भी जरूरत है सुमित जी, क्योंकि आप देखो ना, जैसे संसद पे ये हमला हुआ उसके बाद से कहना शुरू हो गए कि देखिए वो तो संसद नहीं संभाल पा रहे हैं, सरहदें क्या संभालेंगे, मोदी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी, नया नया संसद भवन बनाया गया, कहा गया था कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सब वही लोग कहने शुरू हो गए थे जो मोदी के साथ चलते हैं। उनके मन में एक शक के बीज डाल दिए थे जिन लोगों ने, उनके साथ वो मिल गए थे, रिएक्ट करना शुरू हो गए थे। और आप सही कह रहे हैं, आने वाले 6 महीने में तो बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। और ये जो अभी लेटेस्ट प्रोपेगेंडा हुआ है, ये जो संसद में, इसके तार भी तो देखो ना कहां जाकर मिल रहे हैं। ये भी तो नया टूल किट ही था। अंजू जी, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ सुनने वालों से, भाई 26/11 किसके टाइम पे हुआ था? मोदी जी के टाइम पे हुआ था या कांग्रेस के टाइम पे हुआ था? और 26/11 की जो जिम्मेवारी है, क्या आज तक कांग्रेस ने ली कि यस हमारी चूक थी, हमारे कारण हुई? ये तो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में आरएसएस को फंसा रहे थे, और आज तक यही बोलते हैं कि आरएसएस का काम था, जबकि उसमें कसाब जैसा कसाई पकड़ा भी गया, और जो कि पाकिस्तान से आया था, और उसने कबूला भी हर चीज को, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। क्या ये अपनी कभी गलती एक्सेप्ट करते हैं? 84 के राइट्स हुए, कांग्रेस ने कराए, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किए? 26/11 हुआ, इनके कारण हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट किया। आज अगर एक हमला हुआ है जिसकी तारें मिलती हैं कांग्रेस से, क्योंकि सारे के सारे लोग कांग्रेस की ही सपोर्टर्स थे, तो भी ये इतने बेशरम लोग हैं कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, अभी अमित शाह जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी पूरी डिटेल सामने आई नहीं है, और उन लोगों को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से प्लानिंग करके भेजा गया था कि उनके सारे फुटप्रिंट्स को पहले क्लीन किया गया, किसका नाम था क्या नहीं था। जैसे रविंदर जी ने बोला है कि राहुल गांधी वहां खड़े थे, कहीं वो आके ये ना बोलते हैं राहुल जी अब बताइए कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को मारना है। तो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि राहुल गांधी इसलिए सुन हो गए थे वहां पर कि बेटा मेरे पास बता जाएगा, तो वो खड़े होकर देख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हाय राहुल जी, वी आर हियर। थैंक यू फॉर योर डायरेक्शंस। बहुत पुख्ता अपनी इंफॉर्मेशन दी हमें कि कहाँ जाना है, कहाँ से छलांग मारनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। पहली बार आपने कोई अकल की बात करी है, तो पता लगे वो वहां पे खड़े होके ऐसी कोई स्पीच देने लग जाते। तो ये जो सारा चीज है अंजू जी, कटघरे पे खड़ा करना मोदी जी को, इनके लिए सिर्फ एक नारा है। ये अपने आप को कब कटघरे में खड़ा करेंगे, इस देश की जनता की कटघरे में, मुझे समझ नहीं आती। और ये देश के लोग हैं बेवकूफ, जो हिंदू है आज भी इनको वेट करता है, इतना कुछ होने के बाद भी। रविंदर जी, एक दर्शक है गुलाब चंद्र, वो पूछ रहे हैं मोदी जी इस वक्फ बोर्ड को इतने दिन कैसे सहन कर रहे हैं, क्यों नहीं अब तक हटाया उन्होंने, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये 70 साल तक हमारे ही पुरखे झेलते रहे भाई, उनसे हमने प्रश्न नहीं पूछा कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई।
मोदी जी तो आके बहुत सारी चीजें सुधार रहे हैं, वो आपको नहीं दिखती है। वक्फ बोर्ड हम ही ने झेला है ना, हमने क्यों नहीं आवाज उठाई? हम तो बहुसंख्यक है। हर चीज के लिए मोदी को दोष देना बंद करें। आपके भी कुछ कर्तव्य हैं अधिकारों के अलावा, उन कर्तव्यों का पालन करें, फिर आप मोदी जी से कहें। एक बात बता देता हूँ, ये जो कृष्ण जन्मभूमि का केस आपने बताया, 1968 में एक फर्जी कृष्ण सेवा संस्थान इंदिरा गांधी ने खड़ा करा और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ उसका समझौता करा दिया कि जो जहां है वैसा रहेगा। शाही मस्जिद ट्रस्ट के पास कोई पेपर नहीं थे, कुछ नहीं थे, इतने हिंदू थे, कृष्ण भक्त हैं, किसी ने एक आवाज उठाई क्या? 1968 से 55 साल हो गए ये, किसी ने क्यों आवाज नहीं उठाई? और आपको क्या लग रहा है, ये जो सारे मुद्दे हो रहे हैं और कोर्ट में जो डिसीजन हो रहे हैं, कि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या संभव था? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए जरा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती थी होता क्या? हाई कोर्ट से ही वो रिजेक्ट हो जाता, हाई कोर्ट उसको परमिशन नहीं देता, और खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट से जो परमिशन मिली है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो निश्चित तौर पर खारिज हो जाती। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। कुछ चीजें आप अपने आप भी समझिए, इतने बेवकूफ हम लोग नहीं है, मुझे ये पता है। ये टूल किट का हिस्सा मत बनिए। और एक जो संसद का आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं भी बहुत सारे हमारे संसद मित्र हैं, मुझे भी कभी जाना होता था तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर पास दे दो, या कई मतलब इतने हैं ग्रामीण लोग आते हैं कि हमको संसद की कार्यवाही देखनी होती है, उनका पीए रहता है, वो पास इश्यू करता है, और अपने क्षेत्र की जनता को इंटरटेन हर सांसद, हर विधायक, हर पार्षद करता है, किसी का वेरिफिकेशन कराता नहीं करता है। हम लोग तो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे रुकते रहे। भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है तो उसको इंटरटेन करना उस संसद का कर्तव्य है। अब उसमें कौन कैसा चला आया तो उसमें संसद कैसे दोषी हो गया? मेरी मैं मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं, हर एक का तो मैं वेरिफिकेशन नहीं करता रहता हूँ। कोई परिचित ही बोलता है कि सर इसको देखना, आप इश्यू कर दीजिए। अब उस परिचित को भी नहीं मालूम कि इसके मन में क्या है। तो ये मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को गाली देना बंद करें पर और अपना दिमाग लगाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को भी सोचना समझना चाहिए, जो दिख रहा है उसके पीछे की हिस्ट्री भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। लेकिन सर बार बार ये कहा जा रहा है, बल्कि सुमित जी मैं ये सुनते आ रही हूँ, मैं आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि अगर ये सांसद जो है ये कांग्रेस का होता और दूसरी जमात का होता तब तो बीजेपी बवाल काट देती, लेकिन अपने सांसद को बीजेपी बचा रही, जबकि वो जो प्रताप सिम्हा है सांसद है जो, उनको भी तो बुलाया दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए, उनसे भी तो पूछताछ हो रही है, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। अंजू जी, हम दूसरी तरफ से बात करते हैं। आपने सांसद की बात करी, हम जमात की और की बात ही नहीं करते। अगर जमात की बात करनी है, आज कांग्रेस बड़ा उछल उछल के बोल रही है कि सभी जो हैं ये टेररिस्ट हमला था। दैट मीन्स वो बोल रही है ये 5-6 जो लोग थे ये सारे के सारे टेररिस्ट थे। ये क्यों बोल रही है? क्योंकि सारे हिंदू नाम हैं। अगर यही मोमिन होते क्या ये टेररिस्ट अटैक बोलते? फिर ये बोलते ही क्योंकि फिर ये बोलते कि नहीं भटके हुए लोग हैं, या भटके हुए लोग बोला जाता उनको, या ये बोला जाता कि भाई ये दुखी है मोदी से क्योंकि इन्हें दबाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो फ्री हैंड दिया था कि किसी के घर भी जाके लूट लीजिए, किसी का गला काट दीजिए, हम आपको पकड़ेंगे नहीं। और मोदी जी ने आके इनके सारे जो हक थे, फ्री में इनको जो हक दिए जाते थे, वो सारे मोदी जी ने खींच लिए, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। तो मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। ये इनकी जो है तुष्टीकरण की राजनीति, इसी के लिए ये सारा गंद पड़ा हुआ है। एक चीज और मैं पूछता हूं आपसे कि जो हिंदू है, जैसे इन्होंने लिखा है कि मोदी जी ने अभी तक वक्फ बोर्ड का काम क्यों नहीं किया, इतनी आसानी को कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आपने मोदी जी के लिए क्या किया? आप तो उठ के वोट देने भी नहीं जाते। आप तो अपनी जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन अपनी वाइफ को, बच्चों को लेते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है, जिसने आना होगा आ जाएगा। आप तो वोट भी नहीं करते। दूसरा, जितने मोमिन हैं उन्होंने जमाते, गधा, कुत्ता, बिल्ला, जो भी होता है, जितनी भी इनकी जमातें हैं वो सबके वो मेंबर हैं, उसके अंदर वो पैसे हर महीने वो जमा भी कराते हैं जिहाद के लिए कि हमने इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाना है। और हिंदू ये बोलता है जो आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, ये अपने गले कटवा दें, हमारी जान बचा लें। आपने इनको सपोर्ट किया
क्या आप आरएसएस को, बजरंग दल को सपोर्ट करते हैं? क्या आप उनके मेंबर हैं? क्या वहां पर कंट्रीब्यूशन करते हैं? नहीं करते। भाई उनकी ये मुझे पंचोली जी ने बोला एक दिन कि भाई उनकी मैगजीन आती है ऑब्जर्वर करके, वो 1000 रुपए साल के लेते हैं। सॉरी सर, ऑर्गेनाइजर सॉरी, ऑर्गेनाइजर जो उनकी मैगजीन आती है इंग्लिश में, प्लस एक हिंदी में आती है, 2 मैगजीन हर एक हफ्ते छपती हैं। वो आपको 1000 रुपए साल के देते हैं, में आपको वो मैगजीन मिलती है, फ्री में नहीं है। वो तो वहां पे फ्री में पैसे देते हैं, जबकि उनको वापस कुछ मिलता भी नहीं है। उनको ये है कि अगर हम ये कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये जिहाद हिंदुओं के खिलाफ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, वो उसी झांसे में वो वहां पर पैसे देते रहते हैं। आपको ये नहीं है कि हमने किसी के गले काटने हैं, हमारा सनातन ये दिखाता ही नहीं है, समझाता ही नहीं है, और ना ही हमारी ये फितरत है। आपको मैगजीन मिलती है, हिंदू वो मैगजीन भी खरीदना पसंद नहीं करता क्योंकि 1000 रुपए ना कहीं हाथ से निकल जाए। दैट मीन्स आरएसएस वाले अपने गले हमारे लिए कटवा दें, लेकिन हम 1000 रुपए साल के नहीं देंगे, विच इज लेस देन 100 रुपीज अ मंथ। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को देते नहीं है, ना ऑनलाइन मेंबर बनते हैं उनके साथ। तो कोई आपके लिए क्यों सोचेगा, क्यों आपके लिए कोई काम करेगा? और आप बोलते हैं कि मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम तो करें, लेकिन हमारे से 1 रुपया ना मांगे। यही फर्क है मोमिन में और हमारे और हिंदुओं में, और इसीलिए हिंदुओं के बारे में कोई सोचता नहीं है। दिशा यादव जी हैं, वो पूछ रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी हर जगह अपनी अपीजमेंट कैसे करवा लेती है, मतलब पार्टियां यही क्यों आंसर उनकी है, अपीजमेंट में लगी रहती हैं? यही आंसर है जो मैंने अभी आपको दिया है। वो अपनी अपीजमेंट इसलिए करवाती हैं बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपीजमेंट करवाने के लिए। और आप आपकी अपीजमेंट करने की मोदी जी कोशिश भी करते हैं, आप सिर्फ गालियां निकालते हो। दिस इज द रीजन वो अपनी अपीजमेंट करवा लेते हैं, आपकी करता नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। जो कश्मीरी पंडित हैं, लोग बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को वापस निकाल दिया, बड़ा बुरा किया। कोई उनके लिए कोई काम करता क्यों नहीं है, कोई बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि कश्मीरी पंडित ही थे जिन्होंने बोला था हम पाकिस्तान के साथ मिलने को तैयार हैं, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। मुसलमान ने तो हिंदुस्तान के लिए वोट किया था। यही प्रॉब्लम है आपकी हिंदुओं की, आप अपने ही देश के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ आप खड़े ही नहीं हो, इसलिए आपकी अपीसमेंट करे कौन? बिल्कुल, और यही शायद वक्त है जो समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए रविंद्र जी, सोशल मीडिया जब तक सजग नहीं था तब तक लोगों को तथ्य नहीं मिल पाते थे। हिस्ट्री जो हमको स्कूल में पढ़ाई गई, हम वही पढ़ते रहे और हमें लगा कि वही सच है। हमने कभी ये सवाल हम उठा ही नहीं पाए कि जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखी वो लोग कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। हमें लगता था उन्होंने जो लिखा है वो सतवचन है। हमने यही सोचकर तो अपने स्कूल डेज में हिस्ट्री पढ़ी। मुझे तो आज भी नहीं याद रहता है कि अकबर कौन था, हुमायूं का बाप कौन था, मुझे यही याद नहीं रहता, मुझे सोचना पड़ता है। तो आप सोचिए, हमें यही नहीं, पढ़ाया गया और आज की तारीख में भी जो जिन फैक्ट्स की हम बात करें शायद वो हमको ऐसे रटा दिए गए। लेकिन अब सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं जो बताते हैं कि तस्वीर के दूसरा रूप क्या है, पीछे क्या है, तभी लोगों को शायद बातें समझ में आती है। रविंद्र जी, काफी बातें समझ में आती है, ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, लोग पढ़ने की कोशिश करें। कई लोगों ने इतिहास पे बहुत अच्छा मनन करके यूट्यूब पे अपना सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप उनको देखिए ना। आप झूठा इतिहास पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, जिनको बहुत महापुरुष बताया गया। वो कितने निकृष्ट श्रेणी के प्राणी थे, प्राणी ही कहूंगा, मनुष्य तो कहना हमको मतलब मनुष्यता का अपमान है। वो कितने निकृष्ट श्रेणी के प्राणी थे, आप उनका पढ़ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी प्रणब मुखर्जी की किताब आ रही है, उसको पढ़ लीजिएगा कि ये नेहरू गांधी खानदान का क्या हिसाब किताब है, उसको पढ़ लीजिए। आप पढ़ना तो सीखिए। आप देखिए, एक तो मीडिया पे जो शाम को रोज वो कुत्तों की बहस देखते हैं, उसको पहले बंद कर दीजिए आप। वो उनका सिर्फ एजेंडा होता है, कुछ नहीं होता है। हर आदमी पैड होता है, पैसे दे के बुलाए जाते हैं। मुझे किसी यूट्यूबर ने कहा कि नहीं सर, पैसे दे के नहीं बुलाए जाते। मेरे मित्र रेगुलरली जाते हैं, वो कहते हैं पैसे दे के बुलाते हैं। आप भी एंकर नहीं, आपको भी पता है कि पैसे दिए जाते हैं। तो वो उनका कहना बिल्कुल गलत है कि पैसे दे के नहीं बुलाते हैं। तो वो जो पैसे लेते हैं उसको वो भोग के वहां पे अपना ड्यूटी पूरी करते हैं। आप एक तो ये मीडिया का जो है सबसे, अगर गैर जवाबदार हिंदुस्तान में कोई है तो मीडिया है। पहले हमें प्रिंट मीडिया ने बर्बाद किया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमको बर्बाद करने चल रहा है। आज सोशल मीडिया पे जाइए, जो राष्ट्र भक्त यूट्यूबर्स हैं उनकी चैनल देखिए और अपनी आंखें और कान खुले रखिए, झूठी बातों में मत आइए।
भास्कर जैसे उसने छाप दिया था कि 6 महीने से इसरो के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली, हाँ उसने खंडन तक नहीं किया। आप इन खबरों को देखें और उस पेपर को क्यों नहीं बंद कर देते आप? न्यूज चैनल झूठी खबरें चलाते, माफी तक नहीं मांगते हैं। आज आप हम कोई बात बोल दें तो हमारे पास कोर्ट का नोटिस आएगा और हमें माफी मांगना पड़ेगी। ये न्यूज चैनल को इसने क्यों छूट दी है? और एक जो यूट्यूबर्स जहर फैला रहे हैं, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, संजय शर्मा, लाइन लगी हुई, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, आरफा खानम शेरवानी, वो पता नहीं कौन कौन, इनको क्यों सुनते हैं भाई? नेगेटिविटी आप में पैदा होगी, जहर से भरे हुए लोग हैं, इनको मत देखिए। सर, वो जो ललित झा है वो रवीश कुमार का, या शायद वो जो एक शर्मा है, सागर शर्मा, वो रवीश कुमार के वीडियोस ही देखता है। उसने बताया है पुलिस को कि वो ये सब देखता था, वो इसीलिए इस राह पर चला है, इसीलिए वो संसद के अंदर कूद गया। अब बचाने के लिए आएंगे वो उनको। और एक चीज और देखिए, ये जितने भी लोग फंस गए हैं अब सुमित जी, उनको असीम सरोड़े नाम के वकील मुहैया करवाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये असीम सरोड़े वही हैं जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे। आप सोचिए, अब इस लेवल तक भी कांग्रेस आ गई है कि ये इन सबके ऊपर यूएपीए लगाए। ये नहीं लगना चाहिए, इनको बचा रहे हैं, बेरोजगार है ना, इसलिए बचा रहे हैं। देखिए, तो चीफ जस्टिस ने बोला हुआ है कि जो ये सारी धाराएं होती हैं ये नहीं लगनी चाहिए। पहले ही बोला था उन्होंने, देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया जाए। क्यों? उन्हें मालूम था कि देशद्रोह का काम सनातन तो करेगा नहीं, करेगा तो मोमिन ही आएंगे। तो उनको बचाने के लिए सबसे बढ़िया है कि ये सारे कानून ही खत्म कर दिए जाएं। अब कांग्रेस है, इन्होंने सारी उम्र एक ही काम किया कि देश की जो हमारी तरक्की है उसमें रोड़े कैसे डाले जाएं। इसलिए ये जो आदमी है रोड़ा, इसके पीछे भी रोड़ा लगता है, ये रोड़े को ले आए भैया इस सारे केस में भी रोड़ा डाल दिया जाए। ये मोदी सरकार है। एक रोड़े था पाकिस्तान में, उसे अभी सड़क से दूर किया है हमने, हॉस्पिटल से ही सदमे में मर गया वो। तो ये इसलिए कांग्रेस को पता नहीं है कि ये रोड़े जो लेके आए हैं अभी, ये कोई काम का नहीं होगा। अभी आप देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी, मेरी और रविंदर जी की जो वीडियोस होती हैं, जिसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ये करप्ट जजेस है हमारे, हाई कोर्ट के हों, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के हों, इन सबको हमने एक एक करके चुन चुन के इनके सारे पर्देफाश करे हैं। और उसके बाद ही आपने देखा कि इनकी जजमेंट थोड़ी सी बंदे दे पुत्र वाली आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इनको पता था कि अब हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब एक एक सनातनी इनको कटघरे में खड़ा करेगा एक एक करके कि भैया आपकी हिम्मत कैसे होती है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की तरक्की के खिलाफ और हमारे कम्युनिटी के खिलाफ आप जजमेंट देते हो, और मोमेंट्स के खिलाफ आप कुछ करते नहीं हो, जो देशद्रोही का काम करते हैं इनके खिलाफ आप जजमेंट्स देते नहीं हो। इसलिए एक एक करके अब जजमेंट्स ठीक आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी देखते रहिए, ये रोड़े जो रोड़े डालने के लिए आया है, ये कुछ भी कर नहीं पाएगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये लोग। बिल्कुल, इनको बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई है इंडिया अलायंस की तरफ से। बेरोजगार हैं, भटके हुए युवक हैं। कश्मीर में भी वो युवक भटके हुए हुआ करते थे ना, जो पत्थर फेंकते थे, बाद में वो क्या से क्या बन गए। लेकिन कांग्रेस की रणनीति रही है, और मुझे तो हैरानी इस बात के सुमित जी और रविंदर जी की, बहुत जल्दी कांग्रेस एक्सपोज हो गई इस मामले में। पहले दिन ये सब छाती पीट रहे थे, हमला हो गया, इतनी सुरक्षित बनाई है संसद, देखिए वहां पर कैसे घुस गए, और अब परतें खुल रही है तो ये सबके सब बैकफुट पर आ गए। अंजू जी एक चीज बताइए मुझे, कोई भी चीज होती है तो आधे घंटे में पोस्टर बन के कैसे आ गया? भाई पोस्टर बनने में पहले डिजाइनिंग होती है। रविंदर जी तो प्रिंट मीडिया में रहे हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थी, और आपकी तो वैसे भी 16-18 साल की उम्र है, आपको पता भी नहीं होगा कि वहां पे जो होता था पहले क्या होता था। तो रविंदर जी को तो मालूम है कि प्रिंट मीडिया में पहले डिजाइन बनता है, डिजाइनिंग होती है 2-3 घंटे, तो डिजाइनर ले लेता है, उसके बड़े भाव होते हैं, और डिजाइन होने के बाद उसको फिर प्रूफ किया जाता है, फिर प्रिंटिंग में जाता है। इट ऑल टेक्स टाइम। और यहाँ आधे घंटे में पोस्टर बन के भी आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट मीन्स इट वॉज अ फिक्स्ड मैच। और कांग्रेस इतनी बेवकूफ है, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल चाहिए। अब जिसका जो सरबरा हो वही 5.2 इयर्स का हो, तो अकल कहां से आएगी? हाँ, सर ये 5.2 इयर्स मत बोलिए यार, आजकल तो 5 साल के बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। मुझे पता नहीं है आप कि कितने होशियार होते हैं। आजकल की जनरेशन का अपमान मत करिए। 5.2 इयर्स का बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है आज की डेट में। चलिए 0.52 बोल देते सर। 0.52 आजकल मानहानि के केस बड़ी जल्दी हो जाते हैं सुमित जी।
मैं तो चाहता हूं कि राहुल गदगी मेरे ऊपर केस करे, इसको कटघरे में मैं खड़ा करूंगा फिर। नहीं, देखिए अभी तो अंजू जी, जी हम लोगों ने सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई थी कि जज साहब वो बात क्यों बोलते हैं जो ऑर्डर में नहीं है। पारदी वाला जी को नेम करके, सूर्यकांत को नेम करके हम लोगों ने कहा है कि भाई साहब आपने इतनी बकवास करी, आपको किसने राइट दिया ये सब बोलने का। और वो मैंने इनको पेपर भेजा है, उसमें चीफ जस्टिस ने बोला है कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, मेहरबानी करके जो ऑर्डर में नहीं हो वो बात ना बोले, नहीं तो गाली खाने के लिए तैयार रहें। तो मुझे ये अंजू जी लगता है कि हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है। जी मैं गारंटी देता हूं आपको कि मेरी और रविंदर जी की जो वीडियोस है, ये चीफ जस्टिस रोज देखकर उसके बाद कोर्ट पे जाता है कि इन्होंने आज मेरी कौन सी गलती पकड़ ली और मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी भी प्रणब दा की किताब पढ़ लें ताकि उनको उनकी गलतियों का एहसास हो और वो भी प्रण करें कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। लेकिन फिलहाल तो गलती पे गलती करे जा रहे हैं। अब तो उनको बेरोजगार दिख रहे हैं संसद पर हमला करने वाले लोग। लेकिन चलिए देखते हैं इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। आपने, सुमित जी और रविंदर जी, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, हमने बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की, आगे भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय भारत, जय श्री राम।